गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। हम लोगों ने आर्टिकल्स कर लिए थे, प्रोनाउंस कर लिए थे एंड वर्ब और उनकी कॉन्जुगेशंस कर ली थी। एंड मैंने आपको वर्ब कॉन्जुगेशंस पे होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो अब हम होमवर्क्स हम लोग चेक कर लेते हैं अपने अपनी गलतियां। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं वर्ब की कॉन्जुगेशन की। देन हम अपने अपने जो क्वेश्चंस दिए थे वो चेक करेंगे। बोर्ड विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो हम लोगों ने 6 तरीके के जनरल प्रोनाउंस पढ़े थे जो बेसिक होते हैं। सबसे पहला पढ़ा था हमने इश, यानी कि है। दूसरा हमने पढ़ा था दू, यानी कि यू। यू कौन सा? Informal. सिंगुलर और इनफॉर्मल। उसके बाद हमने पढ़ा था एर, एज और जी, यानी कि ही, शी, इट और शी। उसके बाद हमने पढ़ा था वियर, यानी कि वी। उसके बाद हमने पढ़ा था ईयर, ईयर यानी कि यू, जो कि है प्लूरल और इनफॉर्मल। तो उसके बाद हमने पढ़ा था स्मॉल जी और कैपिटल जी, जो था यू। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों इसके फॉर्मल। एंड हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वर्ब को इन सब के अकॉर्डिंग जो है कॉन्जुगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वर्ड ले लिया लेजर। हमने वर्ड ले लिया श्राइबन। श्राइबन का मतलब होता है टू राइट। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्जुगेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम श्राइबन में से ईएन को रिमूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा टू रिमूव ईएन। क्या बच जाएगा? श्राइब। तो स्टेप नंबर 1, रिमूव ईएन। ये हमारा हो गया। स्टेप नंबर 2, अप्लाई ई एस टी टी ईएन टी ईएन।
एंडिंग। तो हमने एंडिंग में क्या लगाना है, सबसे पहले हमने लगाना है ई, फिर लगाएंगे एस टी, फिर टी, फिर एन, फिर टी, फिर EN। हो गया कॉन्जुगेट, बस। जब भी हम अब इश यानी आई के साथ सेंटेंस बनाएंगे और हमने लिखना होगा आई राइट, तो मैं क्या लिखूंगा, इश श्राइबर। अगर मैंने कहना होगा यू राइट, तो दू श्राइब्स। अगर मैंने कहना होगा ही शी या इट के साथ राइट, तो ही शी या इट श्राइब्ड। अगर मैं कह रहा हूँ वी राइट, तो वी आर श्राइबन। अगर मैं कोई यू फॉर्मल में कह रहा हूँ आप वाला यू में, यू राइट, तो जी श्राइबन। और ईयर अगर मेरे को प्लूरल में कहना होगा कि तुम सब लिखो, तो ईयर श्राइब। तो प्रोनाउन के साथ कैसे कैसे वर्ब यूज होगी ये हम लोगों ने सीखा था पिछली अपनी क्लास में। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चंस का हम लोग कैसे करेंगे इसे। तो हम लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिले थे। इन फिल इन द ब्लैंक्स के ब्रैकेट्स में हम लोगों को इनके आंसर्स भी दिख रहे थे। एंड इसके ऊपर जो है हमें इसकी वर्ब्स भी दिख रही थी। तो होप आप सब लोगों ने इसे कर ही लिया होगा। एंड बाकी मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ, तो जिसने जो भी करा उसे वेरीफाई कर लेना कि सही करा है या गलत करा है। तो यहाँ पहले ब्लैंक में ब्रैकेट में भी क्या दिख रहा है, फारन। फारन का मतलब वैसे मैं आपको बताया, तो फारन का मतलब होता है टू ड्राइव या फिर टू ट्रेवल। तो पीटर, अब पीटर इनमें से किस में आएगा, आई क्या पीटर हो सकता है, नहीं। दू नहीं हो सकता। ही शी इट थर्ड पर्सन की कैटेगरी में पीटर आता है, तो ही शी इट वाली कॉन्जुगेशन हम यूज करेंगे किसकी, फारन की। तो पीटर के साथ ही इसमें क्या आ रहा है, फेड। पीटर फेड नाक जयपुर। पीटर जो है वो जयपुर गया। उसके बाद डैश दू, तब हमें यहाँ पे दू दिख गया, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन की दू के साथ वाली कॉन्जुगेशन ले लेंगे, यानी कि फेयर्स। फेयर्स टू आउट नाक जयपुर। तो इसका मतलब है पूछना चाह रहा है कि क्या तुम भी जयपुर गए थे। तो 9 इश, तो इश दिख गया हमें, तो इसके साथ फॉरेन की कॉन्जुगेशन फहारो। तो इश फहारो नाक आगरा, कि नो आई वेंट टू आगरा। तो अभी पूरा क्या हो गया, पीटर से कोई बोलता है कि पीटर जो है वो ट्रैवल करके जयपुर गया था, क्या तुम भी ट्रैवल करके जयपुर गए थे। तो वो बंदा कहता नहीं, मैं ट्रैवल करके आगरा गया था। क्लियर हुआ सबको। यस सर। इसी तरीके से अगला ट्राई करते हैं। अगला है हमारे पास एसएन। एसएन का मतलब होता है टू ईट। तो अगेन हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, गीता। तो गीता अगेन किस में आ गया, किसी का भी जब नाम आता है ना तो आ जाता है थर्ड पर्सन में, यानी कि एरएसजी में। तो एसएन की कॉन्जुगेशन एरएसजी के अकॉर्डिंग हमें दिख रही है यहाँ पे एस, आई डबल एस टी, एस। तो गीता इज लांगजाओ डैश दू, उस पर हमें दू दिख गया, तो अगेन दू के साथ एसएन की कॉन्जुगेशन फिर से इस्ट। 9 इश डैश स्नेल।
तो हमें यहाँ पे इश दिख गया, इश के साथ एसन की कॉन्जुगेशन ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया, गीता इस लांगजाम, लांगजाम का मतलब होता है स्लोली, तो गीता ईट्स स्लोली। उसके बाद इस तो डू आउट लांगजाम, यानी कि डू यू ऑल्सो ईट स्लोली। 9 इश ऐसा स्नेल, तो नो आई ईट फास्ट, स्नेल का मतलब होता है फास्ट। जिन जिन वर्ड्स के जो हमें नए वर्ड्स दिखे जा रहे हैं उनके मीनिंग्स भी लिखते जो आपके काम आते रहेंगे आगे। लांगजाम मीन्स स्लोली, स्नेल मीन्स फास्ट, और यहाँ पर आउट का मतलब होता है ऑल्सो। ओके सर। अगले पे आते हैं। अगला हमें वर्ब दे रखा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक। तो अगेन रॉबर्ट, रॉबर्ट किसी का नाम आ गया तो कौन सा कैटेगरी लगेगी, एरएसजे वाली। तो एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन एरएसजे के अकॉर्डिंग क्या है, स्प्रिश्ड। तो रॉबर्ट स्प्रिश्ड इंग्लिश। उस पर हमें क्या दिख रहा है, दो। एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन दो के अकॉर्डिंग स्प्रिश। आउट इंग्लिश। 9 उसको हमें क्या दिख रहा है, इश। तो इश की कॉन्जुगेशन, एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन इसके अकॉर्डिंग प्रेशर, इश प्रेशर डॉइश। इसका मतलब क्या हो गया, रॉबर्ट स्पीक्स इंग्लिश, डू यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, नो आई स्पीक डॉइश, डॉइश यानी जर्मन। अगला आ जाते हैं श्लाफन। श्लाफन होता है टू स्लीप। हेर मायर डैश आस्क्ड स्टूडेंट इन प्रोटा। तो तो हेर मायर, हेर के यहाँ पे हेर का मतलब होता है मिस्टर, और मायर जो है किसी का सरनेम। तो मिस्टर मायर, ठीक है, श्लाफन आस्क्ड स्टूडेंट शुन्निन प्रोटाग। श्लाफन, श्लाफन का मतलब स्लीप्स, आस्क्ड स्टूडेंट मतलब होता है आवर्स, और 8 हमने नंबर्स में पढ़ा था 8, तो 8 आवर्स, और प्रोटाग का मतलब होता है एवरी डे। तो मिस्टर मायर स्लीप्स 8 आवर्स एवरी डे। तो यहाँ पर अब हेर मायर किसमें आ जाएगा, एरेजी में। तो एरेजी की कॉन्जुगेशन श्लाफन के अकॉर्डिंग स्लेव। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट सबको? यस सर। अगले पे चलते हैं फिर। अगला है हमारा एसन। एसन का हमने देख लिया मतलब क्या था, टू ईट। whom we feel over। तो हमको यहाँ पे दो दिखाई दे गया, तो एसन की कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग क्या थी, इस। अगला हमारे पास है फॉरेन। तो अगेन फॉरेन हमने पढ़ रखा है टू ट्रैवल या फिर टू ड्राइव। तो वन डैश देयर बुश नाक आगरा। अब यहाँ पर हमें देयर बुश दिख रहा है सब्जेक्ट में, तो देयर बुश किस कैटेगरी में आएगा, अगेन थर्ड पर्सन में, एरएसजी में। तो फॉरेन की कॉन्जुगेशन एरएसजी के अकॉर्डिंग फेड। अगला हमें दिख रहा है लेजन। लेजन का मतलब होता है टू रीड, और डैश दू। तो हमें यहाँ पे दू दिख गया। लेजन की कॉन्जुगेशन दू के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, लीस्ट, एल आई ई एस। एंड यहाँ पर ये जो जाइटुंग है, जाइटुंग का मतलब होता है न्यूज़पेपर।
जो भी नए वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बता रहा हूँ, वो लिखते रहो, काम आएंगे। Zeitung मीन्स न्यूज़पेपर। अगला एसएन, एसएन का मतलब क्या होता है? टू ईट। तो डैश ईयर, तो हमें ईयर दिख गया, तो अगेन एसएन की कॉन्जुगेशन ईयर के अकॉर्डिंग क्या है? एस, ई डबल एस टी। उसके बाद है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने पढ़ा टू स्पीक। डैश इंग स्नेल, यहाँ पे जो इंग है ना, ये एक इंसान का नाम है, तो इन जब नाम आया तो अगेन एरएसजी की कैटेगरी। तो एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन एरएसजी के अकॉर्डिंग स्प्रिस्ट। उसके बाद श्लाफन, श्लाफन अगेन टू स्लीप। और हमें क्या दिख रहा है? डैश दू गैरन लांग, तो हमें दू दिख गया, तो दू की अगेन श्लाफन की कॉन्जुगेशन दू के अकॉर्डिंग स्लेव्स। Zeitung का मीनिंग न्यूज़पेपर। और उसके बाद फारन, फारन हमने पढ़ा टू ड्राइव या फिर टू ट्रैवल। एंड हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? वन डैश ईयर, तो हम क्या देखेंगे? फारन की कॉन्जुगेशन ईयर के अकॉर्डिंग फेट। ठीक है, एंड लास्ट में हमने पढ़ा लेजन, तो लेजन हमने देखा था ऑलरेडी टू रीड। तो वी लॉन्ग डैश ईयर जाइटन, तो अगेन हमें यहाँ पे ईयर दिख गया, तो लेजन की कॉन्जुगेशन ईयर के अकॉर्डिंग लेस। क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरे को ना फर्स्ट एंड सेकंड वाले में डाउट है। इन दोनों में? यस सर। सर इसमें आई डबल एस टी क्यों आया? तो हमें यहाँ पे एस एन दिख रहा है, हाँ जी सर। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? दो। तो एस एन की कॉन्जुगेशन दो के अकॉर्डिंग आई डबल एस। ओके सर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है फारन, दिख रहा है देयर बुश, यस बस सर। जो है ये आता है एरएसजी वाली कैटेगरी में, इट। ठीक है, तो फॉरेन की कॉन्जुगेशन अगर हम एरएसजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आता है फेड। ओके सर। और सर आपने लेंगे का मतलब क्या बताया था? लांगी, LANGE। लांगो का मतलब होता है लॉन्ग। ओके सर। एंड सर वान का WANN। आन का मतलब होता है वेन। ओके सर, थैंक यू। इसी तरीके से लांगजाम था, स्लो, और स्नेल था, फास्ट। ठीक है,
और स्टुंडेन था, आवर्स, प्रोटाग, डेली, या फिर एवरीडे। आप बताओ किसी और चीज में कोई डाउट ऐसा में? ये मिट्टा का मतलब 12 नून होगा क्या बेटा? सर? ये जो आपने मिट्टा लिखा है थर्ड में, इसका मतलब 12 नून होगा? हाँ, मिड टैग का मतलब 12 नून, यानी दोपहर के 12 बजे, उसको मिड टैग कहते हैं। ओके सर। क्लियर है फिर ये सबको? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं अगले में फिर। बेटा देयर बुश के साथ फाट इसलिए आया क्योंकि जो देयर बुश है ना, वो एर एस जी यानी कि ही शी इट वाली कैटेगरी में आती है थर्ड पर्सन में। एंड फॉरेन की कॉन्जुगेशन एर एस जी के साथ अब देखो फाट लिखी हुई है, इसलिए हमने वो यूज करा। ओके सर। फिर से आते हैं इसमें। अब हमें सिर्फ इन तीनों में से कुछ लिखना है, या तो ई, एस टी या टी में से, इनमें से ढूंढ कर। तो हमें क्या दिख रहा है? अरुण। अरुण कौन सी कैटेगरी में आता है? थर्ड पर्सन। बिल्कुल। तो एनएसजी के साथ हम क्या लगाते हैं? टी। टी। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन। दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख गया टी। उसके बाद वो हेयर कॉम, और उसके बाद क्या दिख रहा है हमें? दू। तो दू के साथ क्या लगता है? एस टी। ST। उसके बाद इश, तो इश के साथ क्या लगता है? ई। ईश्वरा। ई। ठीक है, उसके बाद वोन कमला। अब हमें कमला दिख गया, तो कमला क्या है? किसी का नाम। नाम कौन सी कैटेगरी में आता है? थर्ड एल पर्सन। तो उसका क्या लगेगा? टी। टी। उसके बाद काल लैन इंग्लिश, तो अगेन हमें क्या दिख रहा है? काल। काल क्या है? किसी का नाम, तो अगेन उसको क्या लग जाएगा? ई। टी। उसके बाद वास लैन दू, तो हमें दू दिख रहा है। दू में इसका दायरा दू के साथ एस टी, एस। यहाँ पे लग जाएगा एस टी। उसके बाद एर हाइस रघु, तो हमें दिख रहा है एर। एर के साथ क्या आता है? टी। टी। तो एर हाइस रघु und वी डैश जी। ठीक है, तो जी के साथ अभी क्या आ रहा है यहाँ पर? अब जी ना हमारे पास दो दिख रहा है, एक के साथ आ रहा है टी और एक के साथ आ रहा है ई एन, लेकिन हमें ऑप्शन में ई एन कहीं गिवन ही नहीं है, तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे? टी वाला। उसके बाद आ रहा है हमें फिर से जी, तो जी के साथ अगेन फिर से क्या यूज हो रहा है? टी। उसके बाद इश, इश के साथ क्या यूज हो रहा है? टी। सर जी के साथ हमें ईएन भी तो गिवन है नीचे। बेटे को कि ऊपर ऑप्शन में मैं बोला नहीं गया अभी ये वाला। ओके ओके ओके।
एंड वो हेयर फ्रॉम एलेक्जेंडर। तो फिर हमें पे एलेक्जेंडर दिख रहा है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? एरेजी वाली में। तो इसका भी लग जाएगा टी। क्लियर है? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बेटा पूछो। सर आपने ये जो करवाया था 7th वाला, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे E1 होता तो हमें कैसे पता चलता कि यहाँ पे हाइट आएगा या हाइजन आएगा? बेटा अभी के लिए मैंने आपको क्या बोला कि हमें यहाँ पर EN लिखने को बोला ही नहीं गया, तो हम EN नहीं लिख रहे। ठीक है, फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि EN आएगा या T आएगा। ओके सर। आपके लिए ये जो ऑप्शंस है ना, हम इनमें से देखेंगे। ओके सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पे अरे 9 बजे जाओगे 4 बजे क्या होती है? 8 बजे तो निकलना आराम से। आप तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे। अब हमें दोबारा से वही एंडिंग्स लिखनी है। तो इश दू एरेजी वियर ईयर और जीजी। इश के साथ लगती है ई, दो के साथ लगती है एस टी, एरेजी के साथ लगती है टी, वियर के साथ लगती है EN, ईयर के साथ लगती है डी और जीजी के साथ लगती है EN। तो अगेन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? रूडिगर। रूडिगर किसी का नाम है, तो नाम कौन सी कैटेगरी में आता है? एरेजी वाली। तो यहाँ पे लग जाएगा टी। इसी तरीके से स्टेफान स्पील गैन टेरेस, अगेन स्टेफन किसी का नाम है, एरेजी कैटेगरी में आएगा एंड टी लग जाएगा। फ्राउ ब्राउन उन हेर श्वार्स लैन डैश हिंदी। अब यहाँ पर फ्राउ ब्राउन यानी कि मिसेस ब्राउन एंड हेर श्वार्स यानी कि मिस्टर श्वार्स, यहाँ पर अब दो नाम है, प्लूरल हो गए। तो ही शी इट ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे ईयर वाली कैटेगरी में, प्लूरल। लाइक और तब भी यहाँ पर क्या आएगा? टी आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या, तो दो के साथ क्या लगता है? एस टी। उसके बाद इश, इश के साथ क्या लगता है? ई। फिर वियर, वियर के साथ क्या लगता है? EN। एर, एर के साथ क्या लग रहा है? नेक्स्ट में क्या दिख रहा है? दू, दू ST। फिर हमें दिख रहा है ईयर, क्या लगता है? टी। फिर हमारे पास है दो, तो सब क्या लगता है? ST। फिर है हमारे पास ईयर,
ईयर के साथ हमारे पास लगेगा टी। उसके बाद हमारे पास मोनिका। तो मोनिका किसी का नाम है, तो नाम कौन सी कैटेगरी में आता है? एरेजी में। तो एरेजी के साथ क्या लगेगा? टी। फिर हमारे पास है किंडर। किंडर का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो अगेन ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ईयर में, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ लेकिन तब यहाँ पे क्या लगेगा? टी। उस पर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? ईयर। ईयर के साथ क्या आता है? टी। उस पर हमें यहाँ पर दिख रहा है दू, और दू के साथ आता है हमारे पास एस टी। बस सब लोग अपने अपने आंसर्स वेरीफाई कर लो। सर 11th में वॉइन गेट ईयर, उसके बाद क्या लिखा है? येट्स। येट्स का मतलब होता है नाउन। ओके, थैंक यू। आंसर्स वेरीफाई कर लो सब लोग अपने अपने। डन सर। ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क था कल तक का। अब हम अपना आज का नया टॉपिक देखते हैं। बेटा किंडर का मतलब होता है चिल्ड्रन, और फ्राग हमारी वर्ब थी। फ्राग मतलब टू आस्क क्वेश्चन। तो आज हम लोग करने वाले हैं जात नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास नहीं है, 56 क्लास है। स्ट्रक्चर इंग्लिश में से कहा जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जर्मन का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना, वो बड़ा मजेदार सा है, बड़ा आसान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश में कहता हूँ आई गो मॉर्निंग द पार्क इन 9 AM। क्या ये इंग्लिश की लाइन सही है? नो सर। बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग ले लेना। लेकिन अगर हम जर्मन में ऐसे स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो ठीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है,
ठीक है, इसमें मैंने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी चारों के चारों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और चारों का मतलब यही बन रहा है कि आई गो टू थिएटर एट 9 o'clock। तो हमारे लिए एक बड़ी आसान चीज है यहाँ पर। क्या आसान है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहला रूल और मेन रूल, गोल्डन रूल है ये, कि वर्ब स्टेज एट सेकेंड पोजीशन। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, कोई भी सेंटेंस हो सेकंड नंबर पर हमेशा वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट स्टेज विद द वर्ब। जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ रहेगा, आइदर ऑन फर्स्ट और थर्ड। सब्जेक्ट जो है पहले नंबर पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है, बस वर्ब के साथ होना चाहिए। और बाकी सब कुछ हम उल्टा पुल्टा जहां मर्जी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 5 एलिमेंट्स यूज करने हैं, तो ये तो हमेशा वर्ब रहेगी। ठीक है, इनमें से सब्जेक्ट एनीवन, और ये जो है ये इंटरचेंजेबल रहेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख पाएंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी चेंज कर करके हम पोजीशन लिख सकते हैं, बस वर्ब हमेशा सेकंड पर रहनी चाहिए और सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ रहना चाहिए। क्लियर है ये चीज? जैसे हम कह रहे हैं आई रीड अ बुक। ठीक है, तो आई को हम कहते हैं इश, रीड को हम कहेंगे लेजर, और अ बुक होती है आइन बुक। तो ये एकदम सही है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं कि आइन बुक लेजर इश, ये भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब हमें दिख रही है सेकंड पोजीशन पर ही है, और जो सब्जेक्ट है यानी कि आई है वो इसके बिल्कुल साथ में है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं आई गो टू गार्डन, तो इश गेह सू गार्डन। इसी तरीके से अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? जुगार्टन गेह इश। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो अगर मैं इसको थोड़ा और लंबा कर दूं, एट 9 o'clock, तो 9 ओवर, यहाँ पर भी 9 ओवर, और मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
9 Uhr gehe ich zu Garten। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ich gehe 9 Uhr zu Garten। ठीक है, तो सारी चीज आगे पीछे हो सकते हैं, सिर्फ यही दो रूल्स याद रखने हैं कि वर्ब एट सेकेंड पोजीशन, ठीक है, और सब्जेक्ट विद वर्ब। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट आपने सर ये जो थर्ड सेंटेंस लिखा है इसमें आपने लिखा है जू गार्डन गेह, तो सर इसमें जो गेह है वो तो थर्ड मतलब थर्ड पोजीशन पे रखा है ना आपने? नहीं, थर्ड पे नहीं गया बेटा, ये जू गार्डन एक इकट्ठा ही आता है, यानी कि 2 गार्डन, तो एक ही वर्ड कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 9 उमर देख रहे हैं तो ये भी 3 वर्ड्स है, लेकिन ये एट 9 o'clock ये एक सिंगल वर्ड कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से हमने अभी पीछे वाले एग्जांपल में पढ़ा था कि आइन बुक लेजर इश, तो यहाँ पे भी ये थर्ड पे नहीं आएगा, ये सेकंड ही है, आइन बुक एक सिंगल अबो अबो। ओके सर। सब चीजें साथ में आ रही है। अगर हम यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये जू गार्डन को हम एक साथ लिख रहे हैं और उमनॉइनवर को एक साथ लिख रहे हैं, और पोजीशन चेंज करें तो जू गार्डन जहाँ भी जा रहा है एक साथ जा रहा है, और उमनॉइनवर जहाँ भी जा रहा है एक साथ आ रहा है। सिंगल सिंगल वर्ड्स की तरह यूज करे जाते हैं, ये साथ में ही आते हैं हमेशा। अगर मैं इनको नंबरिंग दूं तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पर क्या हो गया 3 2 1 और 4, यहाँ पर 4 2 1 और 3, यहाँ पर 1 2 4 और 3। अब समझ आया? यस सर। यस सर। हमारे दो मेन रूल्स हैं कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगी और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के साथ रहेगा। अब इसके साथ कुछ और बेसिक रूल्स पढ़ते हैं इसके। सबसे पहला बेसिक रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब्स जब मेन वर्ब के साथ होती है तो हेल्पिंग वर्ब्स को ट्रांसलेट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो इस एम को जो है ट्रांसलेट नहीं करा जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इश लेजर आइन बुक, ठीक है। बट अगर यहीं पर मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, इश बिन लहरा। अब मैंने इस एम को जो है ट्रांसलेट कर दिया बिन में, लेकिन यहां पर मैंने एम को ट्रांसलेट नहीं करा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो मैं कहता हूं कि आई, चलो आई वाला हो गया। अगर मैं कहता हूं कि ही इज
ड्राइविंग, अ बाइक। तो ही को हम बोलते हैं एयर। अब यहाँ पर जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे। वर्ब क्या है? ड्राइविंग। तो हम उसको यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? फेड अ बाइक एंड राड। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पर इज के साथ कोई और वर्ब नहीं है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा? एयर इज आस्क्ड। तो जब हमारा ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, जैसे कि इज, एम, आर, was, were, who, does, did। ठीक है, ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ अगर हमें कोई और वर्ब दिख रही है तो हम ये वाली यूज नहीं करेंगे। अगर इनके साथ हमें कोई और वर्ब नहीं दिख रही तो हम ये यूज करेंगे। राड। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल था। अब ये इज, एम, आर और डू, डज ये यूज होता है प्रेजेंट में। वॉज, वर, डिड ये यूज होता है पास्ट में। फ्यूचर का क्या? फ्यूचर में यूज होता है विल और शेल। ठीक है, विल और शेल के लिए एक वर्ब यूज होते हैं यहाँ पर, वेल्डन। ठीक है, तो वेल्डन आपकी मर्जी है, आप यूज करो या ना करो। अगर आप नहीं भी यूज करते और आप ऐसे लिख देते हो कि जैसे इश लेज आइन बुक, तो इश लेज आइन बुक के ना 4-5 मतलब हो जाते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई रीड अ बुक। दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग अ बुक। तीसरा मतलब क्या हो जाएगा? आई विल रीड अ बुक। ये तीनों मतलब इसके लिए सही है। तो यानी कि विल शेल जो है हम लोग ना ट्रांसलेट करें तो भी चलेगा, एंड अगर हम विल की जगह वेडन लगा दें तो भी चलेगा। अभी के लिए हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वेडन हमारा A2 लेवल में आता है, हम लोग वापस सीखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को ट्रांसलेट नहीं करते अगर कोई दूसरी वर्ब गिवन है तो, और अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं गिवन तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को ट्रांसलेट करते हैं। और दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में कोई मोडाल वर्ब गिवन है, जैसे कैन, कुड, मे, शुड वगैरह, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि आई चलो अगर मैं कहता हूँ कि आई मस्ट लर्न जर्मन वोकैब्युलरी।
तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, लर्न एक मेन वर्ब है और मस्ट जो है एक मोडाल वर्ब। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो मेन वर्ब है ये चली जाती है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कौन सी फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में। और ये कहाँ रहती है, ये रहती है एट सेकंड पोजीशन। कौन सी फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, आई मस्ट को अगर हम आइश को कॉन्जुगेट करेंगे तो इश मुस, ठीक है। जर्मन वोकैबुलरी को कहते हैं डॉइश वोकाबल, ठीक है। और लर्न को हम कहेंगे लेर्नेन। तो यानी कि अब इसका रूल क्या हो गया मोडाल वर्ब वाली का, कि अगर कोई मोडाल वर्ब आ गई तो मोडाल वर्ब को हम लोग सेकंड पोजीशन पर रख देंगे कॉन्जुगेट कर, और जो मेन वर्ब है उसको हम एंड में भेज देंगे और इसको कोई कॉन्जुगेट नहीं करेंगे और ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे ईएन वाली। इसी तरीके से इश ज़ोल इंस फिटनेस स्टूडियो गेहन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई ज़ोल को हम बोलते हैं शुड गो टू जिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़ोल है इसकी हो गया शुड, सेकंड पोजीशन पर कॉन्जुगेटेड, और गेहन मतलब टू गो, एंड में नॉन कॉन्जुगेटेड ओरिजिनल फॉर्म में। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये? सर यस सर। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक और देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। तो अब हमारे पास इंग्लिश में जैसे मोडाल वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, मे, मस्ट, शुड, ना। तो want, इन ऐसे मोडाल वर्ब्स जो है हमारे पास जर्मन में भी होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इनको जो है ना जब यूज करते हैं तो हमारा तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, नॉर्मल रूल क्या था हमारा, कि वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पर रहेगी और सब्जेक्ट वर्ब के साथ रहेगा, बाकी सब कुछ जहां मर्जी डाल दो। लेकिन जब भी मोडाल वर्ब्स आते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई कैन स्पीक जर्मन, तो आई को हम क्या कहेंगे, इश। कैन को इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करता तो बनता है कान, ठीक है। अब ये जो स्पीक है ना, ये कैन के साथ वाली वर्ब है, तो ये एंड में जाएगी, इसको भी छोड़ देंगे। जर्मन को क्या बोलते हैं, डॉइश, और स्पीक को बोलते हैं स्प्रेशन। तो जब भी मोडाल वर्ब आती है तो मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पर रहती है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड। और जो ओरिजिनल वर्ब है
मेन वर्ब है, वो रहती है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कौन सी फॉर्म में? इन्फिनेटिव फॉर्म में, यानी कि जिस फॉर्म में होती है ओरिजिनल फॉर्म में, उसी में। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन ही। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो। तो आज हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लिया है। अब मैं आपको आज इन सब के नोट्स भेजूंगा, वो नोट्स एज इट इज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने आज से समझा है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको प्रॉपर भेजूंगा, वो नोट्स लिख लेना आप लोग। एंड आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एंड इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रूल सेम है, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। रीजन बीइंग सिर्फ स्ट्रिक्टनेस रीजन नहीं है, रीजन ये भी है कि अगर आप पिछला वाला प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। आज की क्लास में आपको सेंटेंस देख के पता चल गया होगा कि अगर आपको वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं आती थी तो आपको ये भी आधा ठीक से समझ नहीं आया होगा। अगर आपने वर्ब कॉन्जुगेशन की प्रैक्टिस करी होगी, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो आपको आज की क्लास भी क्रिस्टल क्लियर होगी। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। एक भी चीज मिस करोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा। जो बच्चे नए हैं वो पिछली रिकॉर्डिंग्स प्लीज देख लो। मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उस पूरी प्लेलिस्ट में प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं सारी हैं, जिसको चेक करनी है आप लोग चेक कर सकते हो। पिछला करोगे, होमवर्क करोगे, तभी जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे का समझने में। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 11 AM पे।